हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो पहले ये देख लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं। कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। क्या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अथवा इसके साथ साथ एक और परिभाषा दे सकते हैं कि शरीर की सेल्स द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब जो ये अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, CO2 गैस हो सकती है, या फिर अन्य कोई लवण हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इनको किन किन माध्यमों द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो पहले देख लेते हैं जो CO2 होती है उनको किसके द्वारा निकाले जाते हैं, उसके द्वारा फेफड़ों द्वारा CO2 को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। और जो अपनी त्वचा होती है उस त्वचा से जल को और लवण को शरीर से बाहर निकाला जाता है, पसीने के रूप में निकाला जाता है। और जो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से थे, जैसे अमोनिया था, यूरिया और यूरिक अम्ल, इनको नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहते हैं। इनके उत्सर्जन हेतु उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। और इसके लिए किडनी मुख्य भूमिका निभाती है। किडनी या फिर इसे वृक्क भी कहते हैं। अब नाइट्रोजन अपशिष्ट कितने टाइप के थे, अभी 3 टाइप के बताए थे। अमोनिया था, यूरिया था और यूरिक अम्ल था। तो अब पहले देख लेते हैं अमोनिया। क्या देख लेते हैं, अमोनिया पहला है अमोनिया। ये अमोनिया कौन कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो अस्थिल मछलियाँ होती है, उभयचर और जलीय कीटों द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। ये क्यों, इनके द्वारा क्या है, ये अमोनिया है ना, इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जलीय जीवों में ही अमोनिया का उत्सर्जन होता है। जो जलीय जीव होते हैं उनमें ही इस अमोनिया का उत्सर्जन होता है, क्योंकि इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। सेकेंड नंबर पर है यूरिया। जो सभी स्तनधारी भी होते हैं, और जैसे समुद्री मछलियाँ होती है उनके द्वारा भी यूरिया का उत्सर्जन होता है। अब इसमें क्या होता है, जो अपनी कोशिकाएं होती है उन कोशिका द्वारा अमोनिया उत्सर्जित होता है। क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जित होता है। और ये इस अमोनिया को जो अपना यकृत होता है वो यकृत यूरिया में चेंज कर देता है और इस यूरिया को वृक्कों में भेज देता है। और अब थर्ड नंबर पर है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, ये पक्षियों जो सरीसृप कीटों में, इनमें अमोनिया का यूरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। अमोनिया होता है उसका यूरिक अम्ल में चेंज होता है। और इसको उत्सर्जन करने के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। ये अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये इन सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में इनको उत्सर्जित किया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या देखते हैं अब, मानव उत्सर्जन तंत्र। इस तंत्र में क्या होता है, ये शरीर के जो तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या जो शरीर में तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा कर और उनका निष्कासन करता है। इस तंत्र में क्या क्या भाग लेता है वो देख लेते हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो तो वृक्क भाग लेते हैं, इसमें दो तो वृक्क भाग लेते हैं, और एक मूत्राशय भाग लेता है, और दो मूत्रवाहिनियाँ। और इसके साथ साथ इसको बाहर निकालने के लिए मूत्रमार्ग भी होता है। तो पहले देख लेते हैं वृक्क या किडनी। ये मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है, ये मानव का उत्सर्जी अंग होता है। जो ये करीब लगभग 75 से 80% जो तरल अपशिष्ट है ना, 75 से 80 लगभग 75 से 80% वह तरल अपशिष्ट है ना, उनको शरीर से बाहर निकालने का ये कार्य करता है। ये इसकी जो आकृति होती है वो एक सेम का जो दाना होता है ना, सेम का दाना, उसकी आकृति के समान होता है। और ये एकदम गहरे भूरे रंग का होता है। क्या होता है, ये गहरे भूरे रंग का होता है। जो अपने जो उदर गुहा होती है उसमें पीठ, वह जो अपनी ये आमाशय होता है इसके ठीक नीचे जो रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उनके दोनों तरफ दाएं और बाएं एक एक स्थित होता है। जो वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच होती है। यानी पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना लेता हूँ, तो पॉज कर लेता हूँ वीडियो को ताकि लंबा ना हो। फ्रेंड्स, ये अपना डायग्राम बन के तैयार है। तो अभी इसमें देख लेते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो ये क्या थी, ये वाली दोनों इसमें किडनियाँ थी, ये गई मूत्रवाहिनियाँ, ये गई मूत्रवाहिनियाँ गई, ये हो गया मूत्राशय, और ये मूत्र मार्ग हो गया।
अब जो ये था क्या था, ये हाइलम, ये वाली जो इसका मध्य भाग इसमें खास पाई जाती थी, ये था हाइलम। इसी हाइलम भाग से जो रक्त वाहिनियाँ और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है और जो मूत्रवाहिनियाँ होती है वो इसी भाग से अंदर प्रवेश करती है और इसी भाग से बाहर निकलती है। और जो ये वृक्क होता है, क्या ये जो किडनी थी, इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है। जो इसका बाहरी भाग होता है उसे बोलते हैं वलकुट, क्या था ये इसको बोलते हैं वलकुट। जो जो अंदर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यांश, क्या बोलते हैं इसको, मध्यांश। और इन्हीं जो ये मध्यांश होते हैं इन्हीं में कई लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, कई लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये क्या होती है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या है, ये एक उत्सर्जन की इकाई होती है, उत्सर्जन की इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। इसका पहला भाग था बोमन संपुट और सेकंड भाग है वृक्क नलिका। तो पहले देख लेते हैं बोमन संपुट। तो ये बोमन संपुट होता है, ये क्या होता है, जो नेफ्रॉन के जो ऊपरी भाग होता है, नेफ्रॉन का जो ऊपरी भाग होता है, ये मैं इसका डायग्राम बना के बताऊंगा आपको बाद में। तो ये क्या है, जो इसका ऊपरी भाग होता है वो कप के आकार का होता है, जो एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। जो इसमें जो अविवाहित धमनियाँ होती है ना, यानी उसमें आने वाली जो धमनियाँ, उनकी सेल्स यानी उनकी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। उस ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमन संपुट में अपशिष्ट युक्त जो गंदा रक्त लाता है, उसे वो क्या होता है, जो वृक्क धमनी से जुड़ा रहता है। जो ये वृक्क धमनी है ना, कौन सी वाली, ये वाली वृक्क धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, इस वृक्क धमनी से ये जुड़ा रहता है। तथा दूसरा हिस्सा जो स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु जो वृक्क शिरा होती है उससे जुड़ा रहता है। ये जो वृक्क शिरा है, ये यहाँ वाली, ये इससे जुड़ा रहता है, जिसका दूसरा सिरा जुड़ा रहता है। अब देखते हैं वृक्क नलिका, क्या थी ये, वृक्क नलिका। ये वृक्क नलिका है, ये वोमेन संपुट से नीचे प्रारंभ होने वाली एक नलिका होती है, जिसे वृक्क नलिका कहते हैं। यह बोमेन संपुट के नीचे प्रारंभ होती है, पता है ना, जिसका दूसरा हिस्सा जो मूत्र इकट्ठा करने वाली जो नलिका होती है उससे जुड़ा रहता है। इसका दूसरा हिस्सा जो क्या होता है, जो मूत्र इकट्ठा करने वाली जो नलिका होती है उससे ये जुड़ा रहता है। इसके जो प्रथम भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या होती है, जो इसका प्रथम भाग होता है, जो ये नलिका होती है, इसका प्रथम भाग क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और जिसका मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, हेनलेज लूप होता है, जो यू की आकृति का होता है। और जिसका अंतिम भाग जो दूरस्थ कुंडलिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो दूरस्थ कुंडलिका कहते हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं, किसका, इसका जो अब ये नेफ्रॉन है इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं और उसका बता देते। तो मैं पहले ये वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है, जिसमें ये वाला ये धमनियाँ थी, अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही थी, और इसमें ये कोशिकाओं का ये एक जाल जैसे या गुच्छा था, जिसे क्या बोलते थे, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये वापस इस शुद्ध रक्त को ले जाती है, और यहीं पर जो ये रक्त होता है नीचे अपशिष्ट पदार्थों का स्त्रवण होता है या छन जाते हैं। और इसका जो ये थैलीनुमा भाग होता था अभी कप के आकार का, तो ये इसको क्या बोलते थे, बोमेन संपुट बोलते थे। और इसका ये कुंडलित भाग जिसे क्या बोलते थे, संपीस क्या, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो यू की आकृति की थी, ये क्या थी, हेनलेका लूप। और जो इसका ये आगे का भाग है, क्या, जो इसका ये आगे का भाग है, जो संग्रहित नलिका, जो मूत्र संग्रहित नलिका है, ये वाली इससे जुड़ा रहता है, जो इसको क्या बोलते थे, दूरस्थ नलिका बोलते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अब जो अपने ये मूत्र उत्सर्जन तंत्र था उसका अगला भाग था, अगला भाग क्या था, ये थी मूत्र वाहिनियाँ, क्या थी, मूत्र वाहिनियाँ, जिसमें पहला भाग था ये अपनी किडनी थी, है ना। तो अब ये आ गई अब मूत्र वाहिनियाँ। अब ये मूत्र वाहिनियाँ दो थी, कितनी थी, दो थी। ये क्या, जो मूत्र वाहिनियाँ है ये वृक्क से, यहाँ से यानी ये वृक्क है ना, यहाँ से ये किडनी से वृक्क जो मूत्र होता है उसको इस मूत्राशय में ले जाती थी। ये जो मूत्रवाहिनियाँ है ये क्या थी, ये चिकनी मांसपेशी से बनी होती है, चिकनी और मांसपेशी से बनी होती है। जो इसकी जो ये लंबाई है ना, ये वयस्कों में कितनी होती है, ये होती है 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें उसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। अब है ये मूत्राशय, क्या है, ये मूत्राशय, ये क्या है, ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, जो वृक्क से आगे, जो वृक्क से आने वाले जो ये मूत्रवाहिनी के द्वारा जो मूत्र यहाँ पर आता है उसका भंडारण या इसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। और ये जो इसकी आकृति होती है कैसी होती है, ये एक नाशपाती के आकार की
होती है। ये अब ये इसमें तो क्या होता है, इसको मूत्र इकट्ठा किया जाता है। अब ये जो इस मूत्र होता है, इसको इस मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ये क्या होती है, ये एक नलिका रूपी संरचना होती है, जो यहाँ पर जो जितना भी मूत्र इकट्ठा रहता है उसको शरीर से बाहर तक ले जाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये अपना उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हुआ, जिसमें अब हम अगले वीडियो में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।